जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू है। और हाँ, अभी जो हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हमने क्लास 6 से 12 कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अभी हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने जो हमने पढ़ाई की है क्लास 6 से 12 उनकी वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से उन वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया। इसका मतलब यही है, क्योंकि हम बुक से इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एक भी पॉइंट छूटे ना। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, इसका हमारा एक ही पर्पज़ है कि एक बार आप अपना होम साइंस जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट्स आपके माइंड में ना रहे। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप किसी भी क्लास के लर्नर हैं, यानी कि किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 से लेके 6 से 12 तक किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह डिटेल में पढ़ाई करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उन सभी के पास तक ये सीरीज़ पहुँचे, जिससे कि उनकी भी काफ़ी अच्छे से हेल्प हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देखते हैं, बट कमेंट या फिर लाइक कुछ तो करिए, कुछ तो बताइए। नहीं समझ में आता तो डिसलाइक भी कीजिए, बट कुछ रिस्पॉन्स कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, क्या ही जाता है एक लाइक एक कमेंट में है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स भी किया करिए, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ, मुझे भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आपको जो है अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड हो। हाँ, तो प्लीज़ अपनी राय भी हमें दिया करिए। तो चलिए चलते हैं हमारे फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक हम इस क्लास में करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन करने से एक ही बेनिफिट मिलता है कि जो आपने प्रीवियस में पढ़ा है और जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए जब भी कुछ नया सीखना है, नया टॉपिक पढ़ना है, तो पहले आपने प्रीवियस में क्या किया है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी हमेशा फॉलो कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, देन आप जो है नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिए, आपको अपने आप में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 10th, जो कि था कपड़ों के तंतु, उनके प्रकार एवं जीवन में प्रयोग। और उसमें फ्रेंड्स हमने कपड़ों के तंतु का अर्थ जाना था, वस्त्र विज्ञान के बारे में जाना था, तंतु का वर्गीकरण हमने देखा था कि तंतु को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इट मीन्स फाइबर फाइबर क्लासिफिकेशन हमने देखा था। तो उसमें हमने दो तरह के तंतु देखे थे। कितने टाइप के तंतु देखे थे? दो। एक था हमारा प्राकृतिक तंतु और दूसरा था हमारा कृत्रिम तंतु। और प्राकृतिक तंतु जो है ना फ्रेंड्स, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? वनस्पतीय तंतु, प्राणीजन्य तंतु, खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु। ये तीनों तंतु किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं फ्रेंड्स हमारे प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत। और दूसरा था जो हमारा कृत्रिम कृत्रिम तंतु को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा यांत्रिक विधि द्वारा तैयार तंत्र, और दूसरा है रासायनिक विधि द्वारा तैयार तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि तंतु जो हमारे फाइबर्स होते हैं। तो जो कृत्रिम फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ना, इसको भी हमने 2 वर्गों में देखा था। एक था हमारा यांत्रिक विधि द्वारा तैयार तंतु के बारे में, और दूसरा था हमारा रासायनिक विधि द्वारा तैयार तंतु। ये हमारा जो है क्या था, कृत्रिम तंतु के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा था इसके क्या बोलते हैं, रासायन इसकी रचना देखी थी। कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं भी देखी थी। और भौतिक विशेषताओं में हमने क्या क्या कवर किया था? उसका रंग पॉइंट देखा था, फिर चमक देखा था, पॉइंट देखा था, लंबाई, ताप की संवाहकता और प्रत्यक्षता, और भी कई सारे पॉइंट्स हमने किस में कवर किए थे? कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताओं में।
यहाँ तक फ्रेंड्स हमने कवर किया था। आई होप आपको ये एक बार रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं। प्रीवियस में क्या था, कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं थी। भौतिक में हमने देख लिया, ये पॉइंट्स आप कुछ देख भी रहे होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। अब हम जो है निर्मित कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताओं के भौतिक हमने देख ली। अब हम रासायनिक से देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है नंबर 1 है हमारा अम्ल का प्रभाव। जो कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं हैं, इसमें नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा हमारा अम्ल का प्रभाव। इट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड के बारे में हम जानेंगे। कपास के तंतु सांद्र अम्लों जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि के प्रभाव के कारण कमजोर हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। तंतु अम्लों के प्रभाव से इनके तंतु झुलस जाते हैं तथा उनका रंग भूरा हो जाता है। तो ये तो हमने देखा अम्ल का प्रभाव। दूसरा देखते हैं हम क्षार का प्रभाव। इट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ एल्कैलिक, क्षारीय पदार्थ जैसे बोरेक्स, अमोनिया, कास्टिक सोडा इत्यादि कपास के तंतुओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। इस कारण सूती वस्त्रों को कास्टिक सोडा वाले साबुन से भी धोया जा सकता है। रंगीन कपड़ों पर इसका प्रयोग से इसका रंग बदरंग हो जाता है, यानी कि रंग बदल जाता है। नंबर 3 है फफूंदी का प्रभाव। इट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ माइल्ड्यू के बारे में देखते हैं। फफूंदी कपास के तंतुओं को प्रभावित करती है। नमी एवं सीलन युक्त स्थानों पर रखे गए सूती वस्त्रों पर शीघ्र ही फफूंदी लग जाती है। मांड लगे कपड़ों पर फफूंदी तेजी से लगती है। नंबर 4 है रंग चढ़ना। अनुकूल सादृश्यता के गुण के कारण सूती वस्त्रों पर कच्चा या पक्का कोई भी रंग सरलता से चढ़ाया जा सकता है। इस पर पक्के रंग चढ़ाने के लिए नमक, फिटकरी, क्षार इत्यादि का प्रयोग रंग के साथ ही करना पड़ता है। रंगाई के लिए मुख्यतः तीखे और मुख्य रंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 देख लेते हैं विरंजकों का प्रभाव। विरंजकों का प्रभाव में देखते हैं कपास के तंतुओं तथा उनसे निर्मित वस्त्रों पर विरंजक यानी कि ब्लीच किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए सूती वस्त्रों को और अधिक सफ़ेद बनाने के लिए विरंजक का प्रयोग किया जाता है। विरंजक मतलब ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 है पसीने का प्रभाव। सूती वस्त्रों पर पसीने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पसीने के प्रभाव से सूती वस्त्र के तंतु कमजोर पड़ जाते हैं। तंतु मतलब फाइबर हमने पढ़ा था ना, कमजोर पड़ जाते हैं तथा इनके रंग में भी बदरंग हो जाते हैं, यानी कि इनका रंग भी फीका पड़ जाता है। ये तो था फ्रेंड्स हमारा कि कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताओं के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट फाइबर है कौन सा, उसके बारे में जान लेते हैं। लिनन के तंतु। लिनन के तंतु के बारे में हम देखते हैं। लिनन के तंतु सन अथवा फ्लैक्स के पौधे के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। लिनन के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? सन अथवा फ्लैक्स के पौधों के तनों से यानी कि स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। जब पौधों की जड़ों के पास का रंग पीला हो जाता है तथा इसके फूल पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं, तब पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। तत्पश्चात इनके तनों को कई दिनों तक पानी में रखा जाता है। किनके? लिनन के, जिससे इनकी बाहरी छाल स्वतः ही हट जाती है। इसके अंदर के तंतु पैक्टिन, मोम व अन्य गोंदीय पदार्थ से आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको फिगर दिया गया है ना, लिनन के तंतु थे इस तरह के ये दिखते हैं। इन तंतुओं को काट कर धागा प्राप्त किया जाता है तथा उन धागों की बुनाई के फलस्वरूप कपड़ा तैयार किया जाता है। लिनन के जो तंतु होते हैं इनको काट लिया जाता है और उससे धागा प्राप्त किया जाता है और उसी धागे से कपड़े को तैयार किया जाता है। लिनन के तंतु कोमल, चिकने व महंगे होते हैं। इनके तंतुओं से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में श्रम शक्ति अधिक लगती है। अब इसकी रचना देख लेते हैं। इट मीन्स कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। लिनन के तंतुओं की रचना बेलनाकार होती तथा ये सीधे होते हैं। इन तंतुओं में वैसे ही गांठें दिखाई देती हैं जैसे कि बांस में होती हैं। बांस आपने देखा है, बांस का पेड़, बम्बू,
ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, देखा आपने बैम्बू ट्रीज, तो उसमें एक होता है ना गांठ जैसा दिखाई देता है, तो उस तरह में इसमें दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में तंतु गोल व 5 कोने वाला दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में जो तंतु होता है गोल व 5 कोने वाला दिखाई देता है। तो हमने इसकी रचना देख ली। अब लिनन के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 है संगठन यानी कंपोजिशन। लिनन के तंतुओं का भी अधिकतम भाग सेल्यूलोज से निर्मित होता है। इसके संगठन में लगभग 70% इट मीन्स 70% सेल्यूलोज, 25% पैक्टिन तथा 5% यानी कि 5% मात्रा वातावरण से प्राप्त होने वाली अशुद्धियों की होती है। लिनन के तंतुओं का संगठन भी कपास के समान ही होता है। अब लंबाई देखते हैं। तने से प्राप्त होने के कारण लिनन के तंतुओं की लंबाई कपास से अधिक होती है। सामान्यतः इसकी लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर पाई जाती है। रेशम को छोड़कर यह रेशा सभी तंतुओं से अधिक लंबा होता है, यानी कि जो लिनन का जो रेशा होता है ये सभी तंतुओं से लंबा होता है रेशम को छोड़कर। नंबर 3 है मजबूती। वस्त्रोपयोगी तंतुओं में लिनन के तंतु को पर्याप्त मजबूत माना जाता है। ये तंतु कपास के तंतु से अधिक परंतु रेशम के तंतु से कम मजबूत होते हैं। जो हमारा लिनन का तंतु होता है ये कपास के तंतु से ज़्यादा और जो हमारा रेशम होता है उससे कम मजबूत होता है। नंबर 4 प्रत्यास्थता। इसमें देख लेते हैं। लिनन के तंतु में अपेक्षाकृत कम प्रत्यास्थता पाई जाती है। यही कारण है कि लिनन के कपड़ों में सिलवटें अधिक पड़ती हैं। नंबर 5 में देखते हैं रंग व चमक। लिनन के तंतु सामान्यतः हल्के क्रीमी एवं रक्त पीत रंग के होते हैं। लिनन के तंतुओं में एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक चमक पाई जाती है। लिनन की पहचान इस विशिष्ट चमक के कारण ही सरल हो पाती है। लिनन के तंतुओं में 2 से 3% तक प्राकृतिक मोम उपस्थित होता है, यानी कि 2 to 3% तक प्राकृतिक मोम उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें रेशम से भी अधिक चमक पाई जाती है। नंबर 6 आग एवं ताप का प्रभाव। आग के संपर्क में आने पर लिनन शीघ्र ही झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। इसके तंतुओं के जलन पर पीले रंग की लौ उत्पन्न होती है तथा कागज के जलने जैसी गंध आती है। लिनन के तंतुओं पर ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए लिनन के वस्त्रों को काफ़ी गर्म प्रेस की जा सकती है, यानी कि लिनन का जो वस्त्र होता है उसमें ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण लिनन का जो वस्त्र होता है उसको काफ़ी हीट तक प्रेस किया जा सकता है, यानी कि काफ़ी गर्म प्रेस किया जा सकता है। अब नंबर 7 देख लेते हैं रगड़ का प्रभाव। लिनन के तंतुओं पर साधारण रगड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लिनन के वस्त्रों को रगड़कर एवं पीट कर धोना भी सुरक्षित है। और कौन सा हमने जो है तंतु पढ़ा था जिस पर रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए कमेंट करके। नंबर 8 है अवशोषकता। लिनन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण पाया जाता है। लिनन के वस्त्र शीघ्र ही नमी को सोख लेते हैं। जो हमने कॉटन देखा था ना उसमें भी तो अवशोषकता पाया जाता है, आपने देखा होगा मॉर्निंग की क्लास, तो कॉटन में भी ये गुण पाया जाता है और ये रगड़ का प्रभाव का जो गुण है ये भी पाया जाता है तथा पीले होने पर शीघ्र ही सूख, यानी पीले नहीं गीले होने पर शीघ्र ही सूख जाते हैं। इनके इन्हीं गुणों के कारण इससे निर्मित नैपकिन, रुमाल एवं तौलिए अधिक पसंद किए जाते हैं। नंबर 9 है वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई। लिनन के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण ये कम गंदे होते हैं। इस प्रकार गंदे होने एवं धब्बे लगने पर भी इन्हें सरलता से धोया जा सकता है। नंबर 10 ताप की चालकता। लिनन के तंतु ताप के संवाहक होते हैं, अर्थात इनसे होकर ताप सरलता से संवहन कर सकता है। लिनन के वस्त्रों के इसी गुण के कारण ही गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में इसे अधिक पसंद किया जाता है। ये वस्त्र शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कौन से? लिनन के जो तंतु होते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं धूप का प्रभाव। लिनन के कपड़ों पर धूप का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि लिनन के तंतुओं से बने कपड़ों के पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, लिनन के बारे में देखे। अब लिनन के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं देख लेते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? भौतिक विशेषताएं देख रहे थे लिनन से बने वस्त्रों की। अब हम इनसे लिनन से बने वस्त्रों से निर्मित रासायनिक विशेषताओं में देखते हैं क्या क्या आता है। नंबर 1 है अम्ल का प्रभाव। अम्ल लिनन के तंतुओं को प्रभावित करते हैं।
तंतु अम्लों के संपर्क को लिनन के तंतु सह लेते हैं, परंतु सांद्र अम्लों के संपर्क में आते ही ये झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। लिनन के वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को हटाने के लिए अति तनु अम्लों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, क्षार का प्रभाव। लिनन के तंतु पर क्षार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता, इसलिए लिनन के तंतु से बने वस्त्रों को क्षार वाले किसी भी साबुन से धोया जा सकता है। पॉइंट 3, विरंजकों का प्रभाव। लिनन के तंतुओं पर विरंजक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रबल विरंजक के संपर्क में आने पर इनके तंतु प्रायः कमजोर हो जाते हैं। विरंजक मतलब जो हम ब्लीच करते हैं। पॉइंट नंबर 4, रंग। लिनन के तंतुओं की बाहरी सतह कुछ कड़ी होने के कारण इन पर रंग सरलता पूर्वक नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए इन पर रंग चढ़ाने के लिए हल्के विरंजक का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 5 है पसीने का प्रभाव। अवशोषकता की गुण। अवशोषकता का मतलब सूखने वाला। अवशोषकता के गुण के कारण लिनन के तंतुओं पर पसीने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पसीने में उपस्थित अम्ल को सोख लेने से लिनन के तंतु कमजोर पड़ जाते हैं। पॉइंट 6 है कीड़ों तथा फफूंदी का लिनन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। कपड़े काटने वाले कीड़ों का लिनन के तंतु पर सामान्य रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फफूंदी लिनन के तंतु एवं वस्त्र को शीघ्र ही प्रभावित करती है। तो ये तो हमने जान लिया किसके बारे में, लिनन के बारे में जाना। अब दूसरा हम देख लेते हैं जूट के फाइबर के बारे में हम जानते हैं। में जूट के तंतु के बारे में हम पढ़ते हैं कि जूट क्या है, कैसे बनता है और इससे निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं और भौतिक वही देखते हैं। जूट के बारे में देखते हैं। जूट के तंतु जूट के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके पौधे 5 से 12 फीट तक लंबे होते हैं। पौधों पर बीज पक जाने के पश्चात इसके तने को काट लिया जाता है। इसके पश्चात पानी में गलाकर एवं पीटकर इसके तंतु अलग किए जाते हैं। जूट की खेती गर्म नम जलवायु वाले स्थानों में की जाती है। हस्त उद्योग की वस्तुओं से निर्मित जूट का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इसके तंतुओं से पहनने वाले वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता, यानी कि जूट से हम कोई भी वस्त्र नहीं पहनते। आपने देखे हैं तो जूट के तो ज़्यादातर हम बैग वगैरह ही यूज करते हैं ना। तो ये इसमें लिखा है कि इसके तंतुओं से पहनने वाले वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता। इसके तंतुओं से बोरे, बैग, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। उत्तम प्रकार के जूट के तंतु से गलीचे, दरियां व अन्य सामान बनाए जाते हैं। जूट में कीड़े मकोड़े की प्रतिरोधक क्षमता वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः पैकिंग एवं सस्ते कारपेट बनाने में किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। ये तो देखा हमने जूट के बारे में। अब हम देखते हैं हेम के तंतु। हेम के तंतु एक विशेष प्रकार के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जिनके तंतुओं में लचीलेपन एवं ऐंठन का अभाव होता है। हेम्प के तंतु सीधे ठोस व पारदर्शी होते हैं। हेम्प का तंतु मुख्य रूप से काले रंग का होता है। हेम्प तंतु का कैसा कलर होता है, काले रंग का होता है, परंतु मनीला में उत्पन्न होने वाला हेम्प तंतु सफेद रंग का होता है। कहाँ पे, मनीला में। इनके तंतुओं का वस्त्र उद्योग में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वस्त्र उपयोगी तंतुओं में जिन गुणों का होना आवश्यक है उन सभी गुणों का इसमें अभाव पाया जाता है। यानी कि जो हेम भी क्या है, हमारा एक फाइबर है, बट इसका उपयोग जो है वस्त्रों में नहीं किया जाता, क्योंकि वस्त्र में जितने भी गुण का होना आवश्यक है तंतु के, उन सारे ही गुणों का अभाव पाया जाता है। अब देख लेते हैं इनके तंतुओं का सर्वाधिक उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कालीन, रस्सी, जूते के निचले भाग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हेम्प के तंतुओं के लिए फफूंदी हानिकारक है तथा गर्म और सांद्र क्षारीय विलयन इसे नष्ट कर देता है। तो ये तो हमने जाना किसके बारे में, हेम्प के तंतु के बारे में जाना। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जितने भी हमने अभी तंतु के बारे में पढ़े हैं। कपास के तंतु से बने वस्त्रों को क्या कहते हैं, पढ़ा था हमने। हमारी कपास तो हमने मॉर्निंग क्लास में ही अपने कवर किया था। क्वेश्चन 2 है किस प्रकार के तंतु को ब्लीचिंग के सफ़ेद रंग दिया जा सकता है। पॉइंट 3 है किस प्रकार के वस्त्र शीघ्र नमी सोख लेते हैं। और क्वेश्चन 4 है हेम्प का तंतु किस रंग का
होता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, अभी पढ़ा हमने। हेम का तंतु किस रंग का होता है? हेम का तंतु काले रंग का होता है। तो ये तो हमने ये क्वेश्चन देख लिए, इसको आप आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसको पक्का सॉल्व करिए। जितने भी क्वेश्चन देख मिलते हैं ना आपको ये चेक पॉइंट के माध्यम से फ्रेंड्स, इसको आप अवश्य सॉल्व किया करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने जितने भी टॉपिक कवर किए होते हैं वो तुरंत ही हमारे क्या हो जाते हैं, उसमें सारे जो जितने भी डाउट होते हैं हम तुरंत हमारे वो कवर हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ऊन के तंतु के बारे में। हम जानते हैं ऊन प्राणीजन्य प्राकृतिक तंतु है। ऊन की प्राप्ति पशुओं के बालों से होती है। सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति भेड़ों से होती है। इसके अतिरिक्त खरगोश, बकरी, लामा, लोमड़ी, ऊंट, घोड़े इत्यादि पशुओं के बालों से भी वस्त्रोपयोगी ऊन प्राप्त की जाती है। मेरिनो भेड़, कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी और अंगोरा खरगोश से प्राप्त होने वाली ऊन उत्तम श्रेणी की होती है। किससे किससे? मेरिनो भेड़, कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी एवं अंगोरा खरगोश जो होता है, और इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता है। ये आप देख पा रहे हैं ऊन के तंतु इस तरह के दिखते हैं। ऊन की गुणवत्ता, भेड़ की किस्म, जाति तथा भेड़ के किस भाग से ऊन प्राप्त की गई है इत्यादि बातों पर निर्भर करती है। भेड़ के कंधों से लेकर पेट के दोनों तरफ वाले भाग की ऊन क्या होती है? उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ व अन्य भाग से प्राप्त ऊन निम्न श्रेणी की होती है। भारत में निर्मित ऊन वस्त्र प्राचीन काल से ही विश्व विख्यात है। कश्मीर में बना पश्मीना शॉल विश्व प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल आप सभी जानते हैं, तो वो किससे मिलता है? कश्मीरी भेड़ से प्राप्त होता है। अब इसकी रचना देख लेते हैं। ऊन के तंतुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऊन के तंतुओं के दोनों सिरे नुकीले तथा मध्य भाग गोलाकार होता है। इनके तंतुओं में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत रक्षात्मक, मध्य परत कार्टिकस, तीसरी व अंतिम परत मेड्यूला कहलाती है। मेड्यूला में एक महीन नलिका पाई जाती है। अल्प विकसित मेड्यूला वाली ऊन उत्तम श्रेणी की होती है। तो ये हमने इसकी रचना देख ली। अब ऊन के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1 है संगठन। ऊन के वस्त्रों को पशुओं के बालों से प्राप्त किया जाता है। इस कारण ऊन के तंतुओं में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऊन के तंतुओं में प्रोटीन मुख्य रूप से केरोटीन के रूप में पाई जाती है। किसमें? केरोटीन के रूप में पाई जाती है। इनके तंतुओं में प्रोटीन की अधिकता के कारण ही इसे प्रोटीन तंतु भी कहा जाता है। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ऊन। तो ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है। ऊन के तंतुओं में 40% कार्बन, 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 4% गंधक पाई जाती है। तो ये तो हमने इसका संगठन यानी कि कंपोजिशन देख लिया ऊन का। अब इसकी लंबाई तथा मजबूती के बारे में देखते हैं। ऊन के तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, कोई इसकी फिक्स लंबाई नहीं होती। अभी हमने जितने फाइबर पढ़े सबकी लंबाई लगभग फिक्स ही थी, बट ऊन में ऐसा नहीं है। इसकी जो है इसकी तंतुओं की भिन्न अलग अलग जो है तंतुओं की भिन्नता के आधार पर इसकी लंबाई होती है। भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन की तंतुओं की लंबाई अधिकांशतः 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु कुछ ऐसे भेड़ बकरियां भी हैं जिनसे 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे तंतु भी प्राप्त किए जाते हैं। अब इसकी प्रत्यास्थता यानी कि खिंचाव के बारे में, तनाव के बारे में देखते हैं। उन्हीं तंतुओं में अन्य वस्त्रोपयोगी तंतुओं की अपेक्षा प्रत्यास्थता का गुण अधिक पाया जाता है। ऊन खींचने पर अपनी मौलिक लंबाई से 30% तक अधिक लंबा हो जाता है। इसी गुण के कारण ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोध का गुण पाया जाता है। कि आपने देखा ना, जो हमारे ऊनी कपड़े होते उसमें जो है सिलवटें नहीं पड़ती हैं। अब देख लेते हैं अवशोषकता यानी कि सोखने का जो गुण है। ऊनी तंतुओं की प्रकृति नमी तथा जल की पर्याप्त मात्रा को अपने अंदर सोखने की होती है। इसी कारण ऊनी वस्त्रों को धोने पर व सूखने में अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं। नंबर 5 है ताप की चालकता। ताप की चालकता ऊन के तंतुओं में ताप की संवाहकता का अभाव होने के कारण ऊनी वस्त्र धारण करने पर गर्माहट का अनुभव होता है। ऊनी वस्त्र धारण करने पर शरीर का ताप बाहर नहीं निकल पाता तथा बाहरी ठंडक शरीर तक नहीं पहुंच पाती।
पॉइंट 6 है प्रति अस्कंदता का गुण। ऊन के तंतुओं में प्रति अस्कंदता का गुण भी पाया जाता है। ऊन के तंतुओं को किसी भी दिशा में दबाया या मोड़ा जा सकता है। ऊन के तंतुओं के प्रति अस्कंदता के गुण के कारण ही ऊनी वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती, जिससे ऊनी वस्त्रों को बार बार प्रेस नहीं करवानी पड़ती। पॉइंट 7 है ताप का प्रभाव। शुष्क ताप का ऊनी तंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ताप के संपर्क में आने पर ऊन के तंतुओं की बाहरी परतों पर विद्यमान सल्कें नष्ट हो जाती है तथा ऊन कमजोर पड़ जाता है। पॉइंट 8 है धूप का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर धूप का विपरीत प्रभाव होता है। अधिक समय तक ऊन के तंतु धूप में रखने पर क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। पॉइंट 9 है रगड़ का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों के तंतुओं को रगड़ने से कमजोर हो जाते हैं तथा टूटने लगते हैं। पॉइंट 10 है सफाई एवं धुलाई। ऊनी वस्त्रों को ब्रश से झाड़ कर साफ किया जा सकता है। सामान्यतः इन वस्त्रों की शुष्क धुलाई की जानी चाहिए। पानी से धुलाई करने पर ये वस्त्र खराब हो जाते हैं। ये तो हमने देखा ऊनी वस्त्रों से निर्मित भौतिक विशेषताएं। अब हम ऊनी वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं देख लेते हैं। रासायनिक विशेषताएं में नंबर 1 अम्ल का प्रभाव। ऊनी के तंतु पर तंतु अम्लों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सांद्र तथा गर्म अम्लों के संपर्क में आते ही ऊन के तंतु नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट 2 है क्षार का प्रभाव। ऊन के तंतुओं पर क्षारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांद्र क्षार के संपर्क में आने पर ऊनी रेशों के रंग पीले भूरे हो जाते हैं तथा चमक नष्ट हो जाती। पॉइंट 3 है विरंजकों का प्रभाव। विरंजक यानी कि ब्लीच। तेज विरंजकों का ऊनी तंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊन को स्वच्छ करने के लिए सामान्यतः हाइड्रोजन पराऑक्साइड का ही विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 4 है पसीने का प्रभाव। पसीने का ऊनी तंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पसीने के प्रभाव से ऊनी वस्त्रों का रंग फीका हो जाता है। पॉइंट 5 ऊन पर रंग का चढ़ाना। रंग के प्रति सादृश्यता के गुण के कारण ऊनी वस्त्रों पर सरलतापूर्वक रंग चढ़ाया जा सकता है। और पॉइंट 6 है कीड़ों तथा फफूंदी का प्रभाव। ऊन वस्त्रों को काटने वाले कीड़े ऊनी कपड़ों को बहुत शीघ्र ही हानि पहुंचाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी शीघ्र नहीं लगती, परंतु यदि इन्हें गीली एवं नम अवस्था में अधिक समय तक छोड़ दिया जाए तो इनमें फफूंदी लग सकती है। तो ये तो फ्रेंड्स हमने किसके बारे में जाना, ऊन के तंतु के बारे में जाना और रेशम के तंतु के बारे में जाना। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फ्रेंड्स हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेशम के तंतु, यानी कि रेशम के तंतु के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा इसकी हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। मैं फिर बता रही हूँ ये जो हमारा चैप्टर 10th हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्सटाइल का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर एक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको इसमें चीज़ें क्लियर होंगी। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल का एक पूरा ब्रांच ही है हमारा। तो प्लीज़ इसको बहुत ही मतलब आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके अपनी राय हम प्लीज़ अवश्य बताया करिए कि आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है ये सीरीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कहीं पे कोई भी डाउट होता है, आप किसी भी डाउट के लिए हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।